दोस्तों कहा जाता है कि जिस पर भरोसा ज्यादा होता है धोखा भी अक्सर वही देता है। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के लिए अशरफ गनी किसी फरिश्ते से कम नहीं था और सबका मानना यही था कि अशरफ गनी किसी भी प्रकार से तालिबान को रोक लेगा और अपनी सरकार और सेना के बलबूते अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं होने देगा, जिससे अफगानी नागरिकों पर जुल्मों की कार्रवाई को तालिबान नहीं कर पाएगा, ना ही भारत जैसे देशों का पैसा डूब पाएगा। लेकिन दोस्तों जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की। उसी ने देश को बेच डाला और पैसे के लिए खुद देश छोड़कर भाग गया। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक अशरफ गनी बहुत ही ज्यादा पैसा लेकर देश से फरार हो चुका है। यह पूरी रिपोर्ट रूस के द्वारा जारी की गई है। अशरफ गनी किस प्रकार से देश छोड़कर भागा है और कितना पैसा लेकर भागा है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों अशरफ गनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों अशरफ गनी के बारे में अफगानिस्तान के बहुत से लोगों और बहुत से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उन्होंने भी अशरफ गनी को लेकर बड़े ही खतरनाक बयान दिए हैं। ऐसे में आपका अशरफ गनी के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों अब अशरफ गनी पर सबसे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि दोस्तों अशरफ गनी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आप भी सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान की इतनी हाईटेक आर्मी होने के बावजूद, उसके पास इतने खतरनाक आधुनिक हथियार होने के बावजूद सिर्फ चंद महीनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर संशय जरूर बनता है कि बिना मिलीभगत के इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों तालिबान ने आखिरकार काबुल पर भी कब्जा करके अफगान की सत्ता को हाथ में ले लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर 3 लाख के करीब आर्मी को काबुल पर लगा दिया जाए तो तालिबान एक बाल भी अफगानिस्तान का नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पैसों की कान देश भी गया। अनेकों देशों का निवेश वहां पर खतरे में पड़ गया और अमेरिका ने जो हथियार वहां पर अफगानिस्तान की आर्मी को दिए थे उसका पैसा भी अमेरिका का डूब गया। भारत का पैसा भी तालिबान के रवैये पर अब निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों इस अशरफ गनी को कोई भी बख्शने वाला नहीं है और अशरफ गनी कहां पर भाग कर गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वह किस देश के अंदर छुप कर बैठा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पकड़ा जाएगा उसको पकड़कर पहला सवाल यही किया जाएगा कि ऐसा क्यों किया, कितने पैसे लिए और कब से ये काम कर रहे थे। उसके बाद सीधा अशरफ गनी को मौत के देवता के हवाले किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि काबुल स्थित रूस की एम्बेसी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। सोमवार को रूस की RIA न्यूज एजेंसी ने अपनी एम्बेसी के हवाले से कहा कि गनी मुल्क से भागते वक्त अपने साथ 4 कारें और हेलीकॉप्टर में भरकर केस ले गए हैं। नकद रकम इतनी ज्यादा थी कि वो जब हेलीकॉप्टर में नहीं आई तो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया। तालिबान ने भी दावा किया था कि उसे काबुल एयरपोर्ट पर काफी केस मिला है। दावा किया गया है कि यह $50 लाख के करीब है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब रूस के काबुल स्थित दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति साले ने आपको बता दूं कि रविवार को काबुल छोड़ दिया था। उसके साथ कुछ बेहद करीबी लोग भी थे। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वे किस एयरक्राफ्ट से भागे। इसके अलावा उनकी लोकेशन के बारे में सही जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गनी तजाकिस्तान में हैं, कुछ में कहा गया है कि वे अमेरिका भाग गए हैं। लेकिन दोस्तों इस अशरफ गनी ने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किस देश के अंदर शरण लेगा और इसी कारण आज उसने यह नहीं बताया कि वह किस देश के अंदर जा रहा है। वहीं दोस्तों यूरोपीय संघ यानी कि EU के विदेश मंत्री अफगानिस्तान से राष्ट्रपति के देश छोड़ने और राजधानी काबुल पर तालिबान के काबिज हो जाने के बाद वहां के संकट पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को आपात बैठक करेंगे। EU के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने सोमवार को ट्वीट किया कि उन्होंने असाधारण वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बनाने का फैसला किया है ताकि मंत्री वहां के घटनाक्रम पर प्रथम आकलन कर पाए। ऐसे में दोस्तों आपका तालिबान और अशरफ गनी के बारे में क्या सोचना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर सक्रिय हो सकता है। यह सवाल तब उठ रहा है जब जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व के बाद भारत सरकार को यह चिंता सता रही है कि क्या तालिबान के शासन के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार ने दावा किया था कि घाटी में आतंकवाद में भारी कमी आई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के ताजा राजनीतिक परिदृश्य में
भारत किस तरह से सामंजस्य स्थापित करेगा, खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोक पाने में कैसे सफल रहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तालिबान जम्मू कश्मीर को निशाना बना सकता है? क्या तालिबान पाकिस्तान का साथ दे सकता है? अपना विचार जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों, कमेंट करके अपने भारतीय सैनिकों के लिए भी जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, जो आने वाले समय में इन आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारत का सदैव साथ देते रहेंगे। दरअसल दोस्तों, विपक्ष की तमाम आलोचनाओं के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके इतिहास रच दिया था। मोदी सरकार के अनुसार राज्य में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 का समाप्त किया जाना जरूरी था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद आतंकी घटनाओं में आपको बता दूं कि 60% की गिरावट का दावा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 370 की समाप्ति के बाद राज्य में आतंकी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। इसके साथ ही राज्य में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है। राष्ट्र विरोधी तत्वों के निपटान के लिए कानून को और सख्त किया गया है। राज्य में आतंकवादियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कड़ी घेराबंदी भी की गई है। सरकार ने आतंकवाद पर विराम लगाने के लिए तलाशी अभियान जैसे कई और उपाय किए हैं। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखी है जो आतंकवाद की सहायता प्रदान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करके घाटी में आतंकवाद को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया था। हालांकि अफगानिस्तान में बदले राजनीतिक परिदृश्य में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार फिर से चिंतित हो गई है। भारत सरकार अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के रूप में अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति के बारे में चिंतित है। तालिबान द्वारा 2 शहरों के आसपास के कई प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद भारत ने अपने कंधार और मजार शरीफ वाणिज्य दूतावासों से अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भी निकाला है। हालांकि सरकार का कहना है कि वह कंधार और मजार शरीफ में अपने वाणिज्य दूतावास को बंद नहीं करेगा। केंद्र सरकार में भी कई लोगों का मानना है कि एक अस्थिर अफगानिस्तान का जम्मू कश्मीर पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि 1990 के दशक में तालिबान और अलकायदा के शिविरों में प्रशिक्षित आतंकवादियों ने घाटी में प्रवेश करके उथल पुथल मचाया था। उन्होंने कई आतंकी वारदातों को अंजाम भी दिया था। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान की जम्मू कश्मीर में तुरंत हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान अफगानिस्तान में अधिक नियंत्रण हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा।